हेलो चैंपियंस, वेलकम टू डिलाइट क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, पर बच्चों के हिसाब से बहुत ही खतरनाक चैप्टर, मेंसुरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। तो देखो, मेंसुरेशन का मतलब होता है मैथ की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजरमेंट करते हैं? जैसे कि हम स्क्वायर के अंदर पेरीमीटर निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो ये सब चीजें मेजरमेंट करना बेसिकली ये किसके अंदर आता है? मेंसुरेशन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है ये भी 2D और 3D हो सकती है। अब 2D और 3D का मतलब क्या होता है? देखो समझो, 2D 2D एंड 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ऐसे 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल मतलब क्या? मतलब एक ऐसी इमेज, ऐसी फिगर जिसके अंदर लेंथ और विड्थ होती है। तो इसके अंदर क्या होती है? एक होती है लेंथ एंड एक होती है विड्थ या फिर ब्रेथ। ऐसे ही 3 डायमेंशनल के अंदर क्या होता है? ये ऐसी इमेजेस है जिसके अंदर क्या होती है? 3 डायमेंशंस, जिसमें एक होती है हमारी लेंथ, एक होती है हमारी विड्थ एंड होती है हमारी हाइट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, 2 डायमेंशनल के अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं? जैसे कि हमारा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर लेंथ और विड्थ होती है। जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, हमारा ट्राइंगल हो गया, ये होती है हमारी 2D इमेजेस। नेक्स्ट 3D के क्या एग्जाम्पल होते हैं? जैसे कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्लेंडर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? 3D इमेजेस के या फिर 3D फिगर्स के। अब अगर फिर भी तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो कि 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है, फिर तुम कैसे पहचान सकते हो? तो एक बात को याद रखना कि जो भी हमारी 3D फिगर्स होती है वो ऐसी होती है जिनके अंदर हम कुछ चीज को रख पाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या अवेलेबल होता है? स्पेस अवेलेबल होता है। जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारी ज्योमेट्री बॉक्स होगी, उसको तुम ओपन करके पेंसिल, पेन ये सब रख लेते हो। तो जो ज्योमेट्री जो है तुम्हारे पास, वो क्या है? वो एक 3D फिगर है। सेम ऐसे ही मेरे पास ये पेन होल्डर है, ठीक है, या फिर मार्कर, ये होल्डर है, इस होल्डर के अंदर हम मार्कर को रख पा रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक 3D स्ट्रक्चर है। तो अब हमें क्लियर हो गया ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होती है। अब आती है उसकी मेजरमेंट में सबसे पहले हम मेजर करना सीखेंगे उसके पेरीमीटर को, देन एरिया को। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ड्रॉ करा है, अब हम इनका पेरीमीटर निकालना सीखते हैं। देखो, सबसे पहला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आई होप कि तुमने कभी ना कभी तो इसको कैलकुलेट किया होगा, इसका फॉर्मूला भी याद किया होगा। अगर तुम फॉर्मूले को रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम फॉर्मूले को रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तुमने फॉर्मूले को सिर्फ रटा था, उसको समझा नहीं था, तभी वो तुम्हें याद नहीं है। देखो, आज हम यहाँ पर पेरीमीटर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट उससे इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं। तो पेरीमीटर का सिंपल मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल दी लेंथ। इसका मतलब ये है कि हमें पहले सारी साइड्स को मेजर करना है, उसके बाद सिंपली उनको ऐड कर देना है। जैसे कि एक स्क्वायर को देखो, स्क्वायर के अंदर टोटल कितनी साइड्स होती है? 4। तो एक एक करके इसकी सारी साइड को मेजर करते हैं। हमने इस साइड को मेजर किया तो इसकी मेजरमेंट क्या है? लेट से कि ए, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब चारों साइड की क्या मेजरमेंट रही होगी? ए एंड ए। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए एंड प्लस ए। हमने कितनी बार लिखा है? ए को 4 बार लिखा, और हर बार ए क्यों आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। इसका मतलब ये क्या बन गया? अगर मैं ए को 4 बार ऐड कर रही हूं, 4a बन जाएगा, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ऐसे ही हमारा फॉर्मूला आता है। सेम ऐसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? हमारी एक साइड होती है एल और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? बी। और क्या होता है कि इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। इसलिए अगर ये एल है तो इसके ऊपर वाली भी क्या होगी? एल। अगर ये बी है तो इसके साइड वाली भी क्या होगी? बी। तो अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे? पहले इस साइड को लिख रहे हैं एल, फिर लिख रहे हैं इस वाली साइड को बी, सेम ऐसे ही ऊपर वाली साइड को एल
एंड देन लास्ट वाली साइड बी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो कितने हो गए हैं एल, तो 2l, ऐसे बी भी कितने हो गए हैं 2b। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा 2, हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया l प्लस बी। और आई होप कि तुमने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। इसके अंदर जो 2 ये है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है लास्ट में। अब देखो ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती है 3। मान लो कि ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है इन तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। पर अगर मेरा ट्राइंगल आइसोसेलेस हो तो कोई बात नहीं, उसके अंदर जो दो साइड होंगी वो अपने आप क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ था तब भी कोई बात नहीं है, तीनों साइड सेम हो जाएंगी। तो हमें अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें बस समझना है कि एक्चुअली में पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। तो पेरीमीटर का सिंपल मतलब था सारी साइड्स की मेजरमेंट लो और लास्ट में उनको ऐड कर दो। सेम ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी चारों साइड्स को हम मेजर कर लेंगे। अगर एक हेक्सागन 6 साइड वाला कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें भी इसकी सारी साइड्स को बस ऐड करना है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के अंदर 4 साइड होती है, 1 2 3 4, तो इन चारों को भी बस मेजर करना है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पेरीमीटर डन। तो पेरीमीटर वाला टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब समझते हैं कि एरिया का क्या मतलब होता है। देखो एरिया का मतलब है एक फ्लैट स्पेस इनसाइड अ शेप। इसका मतलब जो भी हमारे पास शेप है उसके अंदर कितना फ्लैट स्पेस अवेलेबल है उसको कहा जाता है एरिया। जैसे कि स्क्वायर को देखो, स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो इसकी साइड्स होती है, ये जितना भी स्पेस कवर कर रही है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एरिया। तो ये क्लियर हो गया कि एरिया क्या होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर के अंदर पहले ही पता है चारों साइड सेम होती है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया ए। ऐसे इस साइड को भी क्या लिखा ए, ये भी ए है और ये भी ए है। पेरीमीटर के अंदर हम सारी साइड्स को ऐड करते थे, पर जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम दो साइड्स को, 2 डायमेंशनल इमेजेस है तो दो साइड्स को हम क्या कर रहे होते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो साइड्स क्या है, एक है हमारी ए, दूसरी साइड भी हमारी क्या है ए, इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी इन्होंने स्पेस कवर किया होगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला इसलिए कहलाता है ए मल्टीप्लाई ए, या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड भी बोल सकते हो, या फिर इसको ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर भी बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। तो यहां पर एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एल मल्टीप्लाई बी, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, देखो ट्राइंगल का तुमने फॉर्मूला सुना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अब ये ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। देखो यहां पर जो हाइट है वो ये है, जो हमारी किसी एक वर्टेक्स से आ रही होती है, वर्टेक्स मतलब ये कोने, इसमें से जो सीधी लाइन आती है इसको हम क्या बोल रहे थे हाइट, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। और ये जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो पहले तो ये क्लियर करना है कि हाइट और बेस क्या था। किसी वर्टेक्स से जो सीधी लाइन आती है उसको हम बोलते हैं हाइट, और वो जिस लाइन के ऊपर गिरती है उसको हम बोलते हैं उसका बेस। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट तो हुआ, पर आगे हाफ क्यों लिखा है। अगर मैं बेस और हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिर ये सारा एरिया कवर करेगा, जैसे कि रेक्टेंगल में हो रहा था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करने पर तो ये सारा एरिया आ जाएगा। बट एक्चुअली मेरा ट्राइंगल तो ऐसे है, इतनी जगह पे आ रहा है, तो इसीलिए आगे हम क्या लिख देते हैं, हाफ लगा देते हैं, क्योंकि ये हमें हटाना है यहां से। ये भी क्लियर हो गया। देन हम आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम एक्चुअली में रेक्टेंगल की तरह इसको तुम ट्रीट कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसको रफली यहां पर ड्रॉ करूं और मैं इसको भूल जाऊं कि यहां पर कुछ था भी, तो इसको ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसीलिए पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसको एल बी की फॉर्म में लिखूंगी तो भी चलेगा, बट मैंने इस साइड को क्या माना हुआ है ए और इसको क्या माना हुआ है बी, तो ये क्या हो जाता है ए मल्टीप्लाई बी। अगर रोम्बस की बात की जाए तो रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ d1 मल्टीप्लाई d2, जहां पर हमारे d1 और d2 एक्चुअली में क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। अब लास्ट में आती है बात सर्कल की। जो हमारा सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो आर होता है वो होता है हमारा रेडियस। अब ये रेडियस क्या होता है, देखो सर्कल का एक सेंटर है जहां से हम उसको ड्रॉ करते हैं, और इस सेंटर से अगर मैं इसकी बाहर वाली लेंथ पे पहुंच जाऊं तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आर फॉर रेडियस। और अगर मैं इसके एक किनारे से सेंटर से होते हुए दूसरे किनारे पे पहुंच जाऊं, जैसे मान लो ये किनारा है, यहां से मैं दूसरी तरफ जा रही हूं और किससे होते हुए जा रही हूं, सेंटर से, तब ये कहलाता है डी। डी मतलब डायामीटर। इसीलिए इसका फॉर्मूला ये भी होता है पाई डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब ये डी अपॉन में 2, डी अपॉन में 2 क्यों लिखा गया, ध्यान से देखो, क्योंकि जो ये रेडियस है ये आधा डिस्टेंस था, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब जो डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, r की जगह पर क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में 2, तो बस हमने r को रिप्लेस करा है d अपॉन में 2 से। अब ये पाई कहां से आता है, ये भी अपने आप में पूरी कहानी होती है। सेम ऐसे इसके अंदर हमने d1 d2 क्यों लिया, तो इसको हम कभी और समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि पाई जो है वो कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22 अपॉन में 7। तो इसको लिख लेंगे 3.14 या फिर 22 अपॉन में 7। आई होप कि तुम्हें एरिया और पेरीमीटर दोनों बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमें पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। अब हमें क्लियर है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हमें सिंपली सारी साइड्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और इसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट दी है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे। देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि तुम ये भी सीख जाओ कि डेसिमल के अंदर हम कैसे सम करते हैं डिजिट्स को। तो हमारे पास क्या है 1.4, 1.2 और तीसरी साइड हमारी क्या है 6। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिमल को ऐड करते होते हैं तो हमें पॉइंट के साथ पॉइंट को रखना होता है। अब 6 के अंदर तो कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम पूरी डिजिट को लिख लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। तो 6 हमारा क्या बन सकता है, 6 ट्रांसफॉर्म हो सकता है, 6 डिजिट लिखी, पीछे डेसिमल लगा के तुम कितने ही 0 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.0, तीनों के डेसिमल एक साथ अरेंज कर दिए। अब इनको क्या करेंगे हम ऐड, 2 4 6 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आ गया है 8.6 और यूनिट क्या लिखी जाएगी सेंटीमीटर। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, यहाँ पर एल शेप बनी हुई है, इसका फॉर्मूला तो तुम्हें नहीं पता होगा, बट क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस साइड्स को ऐड करना है, तो इन सब साइड को ऐड करके हमारा क्या निकल जाएगा पेरीमीटर, जिसको तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। यहाँ पर सर्कल है जो कि हमारा रह गया था कि सर्कल का कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सर्कल का जो पेरीमीटर जिसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 एक कांस्टेंट नंबर, पाई की जो वैल्यू होती है वो हमें पता ही है क्या होती है 22 अपॉन में 7 या फिर 3.14, और आर यहाँ पर क्या होती है हमारी रेडियस, जिसकी मेजरमेंट कितनी दे रखी है हमें 7, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब क्या करेंगे, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 22, तो आंसर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है सर्कल का सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। बेसिकली हमने ये पता लगाया है राउंड लगाने पर कितना कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। सेम ऐसे ही अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। यहाँ पर जो हमें इमेज दी गई है इसके अंदर, इसको तुम पैरेललोग्राम बोल सकते हो, पैरेललोग्राम दिया है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। सेम वही करेंगे, इन चारों साइड्स को ऐड कर लेंगे, 5 + 4 + 5 + 4 कितना आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे तुम कोई भी पेरीमीटर के ऊपर बेस क्वेश्चन कर सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पर हमें एरिया को कैलकुलेट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है ये क्या बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। अब स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला रिवाइज करो। फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और ये हमें पता है कि कैसे आया था। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला लिखा मैंने साइड मल्टीप्लाई साइड, बट अब दिक्कत ये है कि मुझे तो सिर्फ एक की साइड पता है, पर बेटा स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स क्या होती है सेम। इसका मतलब अगर ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 9, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया 81 सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई हुई है,
ये भी 9 सेंटीमीटर था, सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या था 9 सेंटीमीटर। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो गए ऐड, और 1 मिलके क्या बन गए 2। तो जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर जो भी हमारी यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, उसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी 2। जब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं तब उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो होती है 1, और जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तब हमारी एक्सपोनेंट होती है 3। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे क्या करना है एरिया कैलकुलेट करना है। मुझे फॉर्मूला याद था भाई 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैंने फटाफट क्या किया, ये मेरा बेस, मैंने क्या लिखा 1/2 8 मल्टीप्लाई 6। बट ये मेरा आंसर निकल जाएगा इसका गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये बेस नहीं है। मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि बेस क्या होता है। देखो बेस क्या है, अगर ये हाइट है, ये जिस साइड के ऊपर गिरेगी वो हमारा क्या होगा बेस। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए बेस की जगह पर क्या लिखा जाएगा 7। अगर तुम इसको 8 लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, अगर कुछ चीज डिवाइड हो तो डिवाइड कर दो तो छोड़ सकते हो। 7 3 जा 21, और यूनिट में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। डी पे ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, सिंपल हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पर। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल की हमें डायमीटर दी है 21 सेंटीमीटर। अभी हमने समझा था कि डायमीटर को अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलती है रेडियस मिलती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आर को रिप्लेस करूं तो क्या बन जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई क्या एक फिक्स नंबर जो कि कितनी वैल्यू है 22/7। हमारा डायमीटर कितना है d की वैल्यू कितनी 21, तो d की जगह पर हम क्या लिखेंगे 21 अपॉन में क्या लिखेंगे 2, और इस पूरे का क्या जाएगा एक्सपोनेंट 2। अब क्या करेंगे 22/7। अब हमें ये पता है, हमने तो एक्सपोनेंट सीख लिया है। अगर ये ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब कैसे कितनी बार खोलना पड़ेगा हमें 2 बार। तो 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। अब अगर कुछ डिवाइड होता तो डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7 7 3 जा 21 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1। तो आंसर क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/2। इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि तुमने आज बहुत सारी चीजें सीख ली है। अब इसी के अंदर अगर हम 3D इमेजेस भी सीखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी और तुम इतना ज्यादा ग्रेस्प भी नहीं कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि जो हमारी 3D शेप्स होती है उसमें कैसे हम एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।